नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मस्ती पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो आज हम पढ़ाएंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में हम कुछ बोलना चाहेंगे। संविधान के सुन ल विचार भैया, अब समझ अपन अधिकार भैया। तोहर पहला अधिकार हो समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो। केहू छोट नहीं बराबर भैया, अब समझ अपन अधिकार भैया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मूल अधिकार। ठीक, आज हम मूल अधिकार पर अनुच्छेद 14 से 18 पढ़ाएंगे, इसलिए हम गाना इतना तक ही गाए हैं। इसका इंग्लिश क्या होता है? मूल अधिकार का फंडामेंटल राइट। दोस्तों, हम लोगों को फंडामेंटल राइट क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमारा ये अधिकार है, हमारे ये अपना अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता इस देश में। तो जितना भी नागरिक है, जितना भी जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, तो सबको मूल अधिकार के बारे में जानना चाहिए। मूल अधिकार, ठीक। मूल अधिकार का और बोलते हैं मौलिक अधिकार। मूल अधिकार को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले ये जानते हैं आखिर अधिकार क्या होता है। अधिकार क्या होता है? तो ये लोगों द्वारा यह एक तार्किक दावे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत एवं अदालत द्वारा मान्य होता है, उसे हम अधिकार क्या कहते हैं? अधिकार का परिभाषा जानते हैं। जो समाज द्वारा स्वीकृत एवं अदालत द्वारा मान्य होता है। अदालत द्वारा मान्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोगों द्वारा ये तार्किक दावा है, तार्किक दावा है। लोगों द्वारा यह तार्किक दावा है जो समाज द्वारा स्वीकृत एवं अदालत द्वारा मान्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। जो इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज पूरा जरूर देखें, आधा अधूरा मत देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझ आएगा। ठीक, अधिकार समझ गए। अब जानते हैं, यहाँ हम लिखे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब क्या होता है? तो आप सोच रहे होंगे कि मूल अधिकार का क्या मतलब है बताने का, कौन नहीं जानता है? जी हाँ दोस्तों, बताना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के अधिकांश व्यक्ति मूल अधिकार का जो उसका अधिकार है, जो अपना अधिकार है, उसके बारे में नहीं पता है, जिसके कारण उसको पुलिस भी और थाने में भी उसका शोषण होता है। तो सबको जानने का अधिकार है मूल अधिकार। ठीक, तो मूल अधिकार या किसी भी देश में मूल अधिकार व्यक्ति को किसी भी देश में उसके संविधान द्वारा उस देश में रहने वाले नागरिकों को कुछ मूल अधिकार, कुछ मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं, उसे मूल अधिकार कहते हैं। फिर से समझिएगा, मूल अधिकार किसी भी देश में संविधान के द्वारा उस देश में नागरिकों को बौद्धिक एवं तार्किक विकास के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? मूल अधिकार कहलाता है। अब समझ गए होंगे, तो मैं लिख देना चाहती हूँ मूल अधिकार का परिभाषा। ठीक, किसी भी देश में जो बच्चे अगर देख रहे हैं तो उसको लिखने का है तो वो लिख भी सकता है। तो किसी भी देश में संविधान के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा नागरिकों को, किसको भैया? नागरिकों को। ठीक, नागरिकों को बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास में
विकास में जो अधिकार दिए जाते हैं, अधिकार आप समझ गए, अधिकार क्या होता है हम बता दिए। अधिकार दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। ठीक, फिर से समझिएगा, किसी भी देश में संविधान के द्वारा, ठीक, नागरिकों को बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास में जो अधिकार दिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ये आपका अपना अधिकार है, अपने अधिकार के बारे में जानिए ताकि आप पर कोई शोषण ना कर सके। यहाँ तक ठीक है। आप जानते हैं मूल अधिकार हमारे संविधान में कितना अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद तक बात करता है। तो मूल अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में दिया गया है। कितना, भाग 3 में दिया गया है। किसका, मूल अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में कितना में वर्णन है, भाग 3 में। और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में चर्चा है। यानी कि लोगों को ये पर्सनल अधिकार है और यह अपना अधिकार है। तो इस देश में हर किसी को फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना चाहिए और अपने अधिकारों को पहचानना चाहिए। ठीक, तो अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार का वर्णन है। आप जानते हैं आखिर मूल अधिकार 12 से 35 है तो ये क्यों दिया जाता है, मूल अधिकार लोगों को क्यों दिया जाता है? जब आपका कोई भी अधिकार पर कोई प्रतिबंध लगाता हो या मूल अधिकार आपका आप पर शोषण होता हो तो मूल अधिकार के जरिए आप जो अनुच्छेद आपका उल्लंघन होता है उस जरिए आप सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, आप हाई कोर्ट जाने का अधिकार है। तो अगर दोस्तों आपका मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, मूल अधिकार का क्या होता है, उल्लंघन होता है, उल्लंघन माने हनन होता है, ठीक ना, हनन होता है तो आपको किसके पास जाइएगा? एक बच्चे को कोई दूसरा बच्चा पीटता है तो आप कहाँ जाते हैं? माता पिता के पास जाते हैं। तो आपको माता पिता न्याय करते हैं। उसी तरह आपका मूल अधिकार, जनता की जो मूल अधिकार है, इसका उल्लंघन होता है या हनन होता है तो वो कहाँ जाएगा? तो आप सीधे सीधे आप जा सकते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अनुच्छेद आपको कितना से कितना अनुच्छेद बोलता है कि आपका अगर जब मूल अधिकार का उल्लंघन होता है या हनन होता है तो आप कौन से अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? तो वो है आपका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद कितना है? 32, जो कि मूल अधिकार में है। अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सीधे कहाँ जा सकते हैं मेरे मित्रों? तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई सरकार के पास नहीं जाना है, कोई एमएलए विधायक के पास नहीं जाना है, डायरेक्ट आपको कहाँ जाना है? सुप्रीम कोर्ट। अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, एचसी मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, राज्य में जो न्यायालय होता है सर्वश्रेष्ठ, उसे क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट आप जब जाना चाहते हैं तो आपको कौन से अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? तो 226। जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जरूर नोट कीजिएगा कि भाग 3 में वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन है
और अनुच्छेद 32 के तहत हमारा मूल अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत हमारा मूल अधिकार का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट सीधे जा सकते हैं इस अनुच्छेद के तहत, तो 226। अब सवाल आता है दोस्तों, हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए थे और अभी कितने मूल अधिकार है? ठीक, तो हमारे शुरुआती संविधान जब बना था शुरुआत में कितने मूल अधिकार थे? हमारे संविधान में शुरुआती तौर पर 7 मूल अधिकार थे। ठीक, कितने अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। ठीक ना, जिसमें से एक था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया हमारे संविधान से। कब हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 को मोरारजी देसाई सरकार द्वारा हटा दिया गया। तो अब कितने अधिकार है? मूल अधिकार 6। हटा दिया गया तो कितने अधिकार बचा? 6। पहला है समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 कौन सा अधिकार है? एक में समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। आपको स्वतंत्रता के बारे में अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22। कितना? अनुच्छेद 19 से 22। तीसरी है शोषण के विरुद्ध के अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। ठीक, अब है चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको किसी भी धर्म मानने या न मानने का भी अधिकार है। अनुच्छेद कितना से? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अब यहाँ 5वां है धर्म व शिक्षा। 5वां क्या है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। 5वां अधिकार क्या है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। 28 से 29। कितना? 29-30 आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी संरक्षण करने का अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में आपको संवैधानिक उपचार करने का अधिकार है। ठीक, अब था एक 7वां था संपत्ति का अधिकार। क्या था? 7वां संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया। क्या किया गया? हटा दिया गया मोरारजी देसाई सरकार के काल में 1978 में इसको हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार हटाकर जो 31 में था, अनुच्छेद 31 के था, इसको हटाकर कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार में इसको डाल दिया गया। ठीक ना, यहाँ तक समझ गए? संपत्ति के अधिकार अब हटा दिए गए तो मूल अधिकार कितने अधिकार है? 6 अधिकार है। जल्दी से आप लोग याद कीजिए, मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। जो कि समता का अधिकार कितना से कितना? अनुच्छेद 14 से 18। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध के अधिकार 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार
25 से 28 शिक्षा व संस्कृति व अनुच्छेद 12 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 12 में क्या है ये हम जानते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। फंडामेंटल राइट के संदर्भ में अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ राज्य का मतलब क्या लिया गया है? राज्य का मतलब देखते हैं क्या लिया गया है। फंडामेंटल राइट के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में परिभाषा है राज्य की, तो ये जानते हैं। राज्य का तात्पर्य है कार्यपालिका एवं विधायिका से संबंधित संगठन, प्राधिकरण, पद इत्यादि से है, चाहे वो संघीय स्तर पर हो, चाहे वो राजकीय स्तर पर हो, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो, इससे लिया गया है राज्य की परिभाषा। तो इसमें अर्थात न्यायपालिका इसमें शामिल नहीं होगी। इसमें क्या क्या होगी? विधायिका एवं कार्यपालिका से संबंधित पद, प्राधिकारी, संगठन से संबंधित है। इसी को यहाँ पे राज्य की परिभाषा दिया गया है। तो इसमें आपको ये ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इसमें न्यायपालिका नहीं लिया गया है, ना ही हाई कोर्ट, ना ही सुप्रीम कोर्ट, इसमें परिभाषा इसमें ये शामिल नहीं होगा। इसमें न्यायपालिका शामिल नहीं है। इसमें क्या है? राज्य में संबंधित क्या शामिल है? इसमें संसद शामिल होगा, इसमें विधानमंडल शामिल होगा, विधानमंडल शामिल होगा, भारत सरकार शामिल होगा, भारत सरकार शामिल होगा, पंचायती राज्य शामिल होगा, नगर पालिका शामिल होगा, कोई भी संगठन हो, कोई भी कंपनी हो वो शामिल होगा। लेकिन क्या शामिल नहीं होगा? न्यायपालिका इसमें शामिल नहीं होगा। इस संदर्भ में अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताता है। अब जानते हैं अनुच्छेद 13 में क्या है। अगर नहीं समझ में आया आपको अनुच्छेद 12 में परिभाषा का मतलब, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़िए। फिर हम आएंगे अनुच्छेद 36 में DPSP में, वहां भी समझाएंगे, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं तो उसको ध्यान देने योग्य बात है। इसमें न्यायपालिका शामिल नहीं है। इसमें कार्यपालिका, विधायिका, राज्य के स्तरीय की जो विधानमंडल होती है वो, और नगर पालिका एवं स्थानीय स्तर के नगर पालिका से संबंधित इसमें परिभाषा दी गई है। अब जानते हैं अनुच्छेद 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्या कहता है? ठीक, आर्टिकल 13 में अनुच्छेद 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्या कहता है? तो सुनिए ध्यान से। वो मूल अधिकार जो उसको उल्लंघन होता है, वो विधि या मूल अधिकार जो मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह न्यायालय द्वारा अवैध घोषित। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्या कहता है? 13 क्या कहता है? तो यहाँ पे लिखें, जो विधि फंडामेंटल राइट का जो विधि मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, वो न्यायालय द्वारा अवैध घोषित समाप्त कर देगी। यानी कि जो विधि या कानून मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, तो वो न्यायालय द्वारा उसे समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 13 में ये है। तो अनुच्छेद फिर 13 के अंदर है, अनुच्छेद 13 का 1 क्या कहता है? तो यहाँ पे है, संविधान से पूर्व बनी विधि, संविधान से पूर्व बनी कानून। तो संविधान लागू होने पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है। ध्यान से सुनिएगा, संविधान लागू होने पर मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है या उल्लंघन करता है, मूल अधिकार लोगों का अधिकार है, तो यहाँ ध्यान रखा गया है, अगर संविधान हम लागू करते हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद होते हैं जो हम लागू करते हैं, तो लोगों का जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन होता है, तब ये क्या होगा?
तो वह कानून की सीमा तक शून्य हो जाएगी। मूल अधिकार का संविधान के द्वारा अगर कोई कानून लागू होती है तो उसमें जो हमारे अधिकार है, मूल अधिकार, इसका उल्लंघन होता है तो वह कानून शून्य हो जाएगा। वो कानून क्या हो जाएगा? शून्य, उसे लागू फिर नहीं किया जाएगा, शून्य हो जाएगी या निष्क्रिय हो जाएगी, सीधा रोक दिया जाएगा। अगर कोई सरकार कानून लागू करती है तो जो लोगों का मूल अधिकार है वो उल्लंघन होता है, वो कानून क्या होगा? रोक दी जाएगी या निष्क्रिय हो जाएगी। इसी को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है? जो कानून है पर वो जीवित रहेगा, क्या रहेगा? जीवित रहेगा, परंतु निष्क्रिय रहेगा या शून्य रहेगा। वो कानून बना है, वो रहेगा शून्य के रूप में, निष्क्रिय रहेगा, पर वो लागू नहीं होगा। इसी को क्या कहते हैं? आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। अब दूसरा है पृथक्करण का सिद्धांत, अनुच्छेद 13 के 2 में। तो ये हम मिटा कर लिखते हैं। अनुच्छेद 13 का 1 में क्या कहता? आच्छादन का सिद्धांत, जो कानून है वो जीवित रहेगा, और अगर कानून का उल्लंघन, मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो जीवित रहेगा परंतु निष्क्रिय रहेगा, शून्य रहेगा। और अनुच्छेद 13 के 2 क्या कहता है? तो देखते हैं। अनुच्छेद 13 के 2 कहता है संविधान के बाद बने कानून, क्या वो था? संविधान से पहले या संविधान से पहले बने कानून। ये क्या है? संविधान के बाद बने कानून। राज्य मतलब जो देश से राज्य व्यवस्था में लिया गया, राज्य ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जिससे मूल अधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन होता है। यहाँ कह रहा है राज्य ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जिससे मूल अधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन हो। यदि कानून बनाया गया तो वह अवैध या समाप्त कर दिया जाएगा। यानी संविधान के बाद बने कानून, संविधान में ऐसी कानून नहीं बनाई जाएगी जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अगर बनाया गया तो वहां उल्लंघन होगा मूल अधिकार को, तो उस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, तो यह अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 13 का 2, उल्लंघन की सीमा तक समाप्त हो जाएगी। इसी को कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। वहां था आच्छादन का सिद्धांत, यहाँ क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत। यानी कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह समाप्त हो जाएगी, उल्लंघन की सीमा तक, ध्यान रखिएगा, उल्लंघन की सीमा तक समाप्त हो जाएगी। ठीक, आप जानते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 क्या कहता है? सॉरी, मिटाने वाला। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? उसमें है 2 बातें। अनुच्छेद 14 में क्या है? 2 बातें हैं। पूरा अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता और विधि का समक्ष समान संरक्षण। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? ठीक, अब यहाँ पे है 2 बातें। एक है विधि के समक्ष समानता, और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। विधि मतलब कानून, विधि का समान संरक्षण। ठीक,
अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के यानी कानून की नजर में सभी समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं। ठीक, यहाँ सभी समान है, कोई बच्चा नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई महिला नहीं, कोई पुरुष नहीं, सभी समान है कानून के नजर में। ये किसका थ्योरी है? एबी डाइसी, एबी डाइसी के अनुसार। ये कहां से लिया गया? हमारे संविधान में ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक ना। अब इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें हमारे देश में महिलाओं को बहुत पीछे दर्जा देता था पहले, तो यहाँ पे महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है। तो लेकिन इसमें एबी डाइसी के अनुसार कहते हैं कि कोई महिला नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, यानी कोई बच्चा भी अपराध करता है तो सेम सजा, कोई बड़ा भी अपराध करता है तो सेम सजा। इसमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। ये क्या? नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। हमारे देश में आरक्षण दिया गया इसलिए, तो ये भी उस दृष्टि से देखा जाए तो ये नकारात्मक है, क्योंकि ये सभी को समान मानता है। ठीक, तो क्या है इसमें? विधि के समक्ष समानता, ये भी हमारे देश में अपनाया गया है। उसी का हम चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 14 में। तो ये भी लिया गया विधि के समक्ष समानता, कानून की नजर में सभी समान है। ठीक, और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। तो यहाँ पे है समान परिस्थिति में समान कानून, समान परिस्थिति में समान कानून, असमान परिस्थिति में असमान कानून। यानी ये परिस्थिति के अनुसार असमान कानून, अगर परिस्थिति समान है तो समान कानून लागू, अगर असमान परिस्थिति है तो असमान कानून। ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से। हमारे देश में कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका ये सकारात्मक पक्ष को दर्शाता है, मतलब सही दर्शाता है, सकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। देखिए, अगर यहाँ पे अगर राष्ट्रपति भी कोई अपराध करता है तो उसको उतना ही सजा मिलेगा जितना एक आम नागरिक करता है, लेकिन यहाँ पे है विधि का समान संरक्षण। तो यहाँ पे बात कहता है अगर राष्ट्रपति कोई अपराध करता है तो उसको कुछ विशेष छूट भी दिया जाएगा, या जब वो पद पर रहेगा तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये है समान परिस्थिति में समान कानून लागू करेगा, असमान कुछ लोगों के लिए विशेष मतलब कानून भी प्रदान करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है विधि के समक्ष समानता, इसमें कोई बड़ा छोटा कोई कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ये सकारात्मक पक्ष को दर्शाता है और ये नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। अब अनुच्छेद 14 समझ गए क्या था? ध्यान से थोड़ा याद कीजिए। दो चीजें हैं, विधि के समक्ष समानता जिसमें कानून की नजर में सभी समान है, कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई किसान नहीं, कोई मजदूर नहीं, सब समान है। और दूसरा क्या है? विधि का समान संरक्षण, समान कानून में समान कानून, समान परिस्थिति में समान कानून लागू, असमान परिस्थिति में असमान कानून लागू होगी। अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और अच्छे से हम कंटेंट आपको दे सके। और अगर ये पार्ट आप पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट 2 पार्ट 3 अगर हम लाएंगे मूल अधिकार पर तो वो जरूर देखिए पूरा, तभी होगा, क्योंकि एक वीडियो में सारा समाप्त नहीं कर सकते हैं। अब अनुच्छेद कितना बोलेंगे? 15, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? राज्य, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर आपको
भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कितने भेदभाव? 5 भेदभाव हैं। कौन कौन? राज्य, राज्य, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक। राज्य पे, यहाँ पे राज्य बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। राज्य, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई भेदभाव करता है जाति के नाम पर, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, आपका मूल अधिकार है। अगर आपको कोई मूल वंश के आधार पर भी आपसे भेदभाव करता है, या जन्म स्थान के आधार पर, या लिंग के आधार पर, लिंग मतलब स्त्री पुरुष के आधार पर आपके साथ भेदभाव करता है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, हाई कोर्ट जाने का अधिकार है। तो कितने अधिकार है अनुच्छेद 15 में? मतलब राज्य कौन कौन से भेदभाव नहीं करेगा? 5 अधिकार, जाति, धर्म और लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव करता है, तो अनुच्छेद कितना है? नहीं करेगा, अनुच्छेद 15 के तहत। अब है अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में ये है कि आपको होटलों, दुकानों, कुआं, तालाब, मंदिर, मस्जिद में आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। आपके साथ क्या कर सकता है? भेदभाव नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक। अनुच्छेद 15 का 1 के अंतर्गत है होटल, दुकान, कुआं, तालाब, मंदिर, मस्जिद इत्यादि के मतलब अंदर आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक। अगर आपके साथ कोई मंदिर के नाम पर, आप मुस्लिम हैं और आप मंदिर जाते हैं तो आपको भेदभाव करता है, तो आपका अनुच्छेद 15 उल्लंघन हो रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपका मूल अधिकार है। अब दूसरा क्या है? अनुच्छेद, ये समझ गए। अनुच्छेद 15 का 2 क्या कहता है? 2 कहता है 5 भेदभाव है। एक कहता था राज्य, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15 का 2 है, अंदर है, 15 के अंदर है 2, 3, 4, 5 तक, 6 तक। तो अनुच्छेद 15 का 2 क्या कहता है? 5 भेदभाव है, आपके साथ होटल, दुकान, सार्वजनिक स्थान पर आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब है अनुच्छेद 15 का 3, जिसमें राज्य और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक। क्या है? राज्य, महिलाओं एवं बच्चों के लिए अनुच्छेद 15 का 3 में विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 15 का 3 राज्य, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। तो अनुच्छेद 15 का 3 क्या कहता है? राज्य, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। तो यहाँ तक समझ गए। अब जानते हैं अनुच्छेद 15 का 4 में क्या है? 15 का 4 में क्या है? 15 के 4 में क्या है? सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को, SC, ST, OBC को उच्च शैक्षणिक। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 15 के 3 तक हम बता दिए। अनुच्छेद 4 भी है, 5 भी है, 15 के अंतर्गत अंदर, और 6 भी है।
तो इतना टाइम नहीं है और आप लोग वीडियो नहीं देखें, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अनुच्छेद आप जानते हैं 13 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है? इसमें है अवसर की समता। सरकारी नौकरियों में अवसर की समता, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी हो वो आपको अवसर की मौका देता है उसमें जाने की। यहाँ पे समता है किसमें? सरकारी नौकरियों में अवसर की समता। अब 17 क्या है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 इसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। छुआछूत का यानी कि अंत है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। सॉरी, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। यानी कि पहले किसी को भी उपाधि दे दिया जाता था कोई भी काम पर, लेकिन अनुच्छेद 18 में था वो बातें। लेकिन अनुच्छेद 18 में क्या किया गया? अनुच्छेद उपाधि का अंत कर दिया गया और पुरस्कार की शुरुआत की गई 1854। अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत कर दिया गया और पुरस्कार की शुरुआत की गई। पुरस्कार और उपाधि में अंतर होता है। उपाधि किसी को भी दिया जा सकता है, कोई भी काम करे, किसी भी तरह का काम करे वहां उपाधि दे दिया जाता था। लेकिन पुरस्कार में कहा गया पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो शिक्षा और सैन्य क्षेत्र में काम करेगा। शिक्षा एवं क्या? सैन्य क्षेत्र में काम करेगा, उसी को पुरस्कार दिया जाएगा सैन्य क्षेत्र में। यहाँ तक थी समानता का अधिकार। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। यहीं तक रखते हैं। आप सभी को बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।